आज के इस वीडियो में बात करते हैं नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पूरी केमिस्ट्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसको ध्यान से सब लोग पढ़ें और समझना भी ज़रूरी है इसको। तो देखिए, जो केमिकल बॉन्डिंग है इसका मतलब क्या होता होगा, फिजिकल बॉन्डिंग भी होता होगा। यानी एक बॉन्डिंग कैसा है, फिजिकल, और दूसरा बॉन्डिंग कैसा है, केमिकल। फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और फिजिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हैव नो रोल, ओनली देयर मास प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यानी फिजिकल बॉन्डिंग में मास प्ले सिग्निफिकेंट रोल ना। जैसे वांडर वाल फोर्स है, वांडर वाल फोर्स में फिजिकल फोर्स है ना। इसके अंदर कई आते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो ये सब फिजिकल बॉन्डिंग है। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये सन है और ये अर्थ है, इनके बीच फोर्स लगता है, ये भी फोर्स कैसा है, फिजिकल फोर्स है। अब केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इलेक्ट्रॉन जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, इसी टाइप के कई बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, शेयर हो, लूज गेन हो, उन सबको केमिकल बॉन्डिंग। जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी ट्रांसफ़र, शेयर, लूज गेन ना हो, क्या है, फिजिकल बॉन्डिंग। अब सीधी सी बात है कि फिजिकल बॉन्डिंग कैसा होगा, वीक होगा। फिजिकल बॉन्डिंग कैसा होगा, वीक होगा। और केमिकल बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि उनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, तो फोर्स स्ट्रांग होगा। इस तरह से फिजिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप के बॉन्ड हैं। फिजिकल बॉन्डिंग वीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है। इस पूरे चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग की बात होगी। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करने से पहले आप समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, या फिर केमिकल बॉन्ड। दोनों एक ही बात है। जब भी हम लोग बॉन्ड कहते हैं तो केमिकल बॉन्ड की बात होती है। तो केमिकल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक एटम ए है ना, ये पूरा एटम है, और दूसरा एटम ए है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन है ना। ये नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसको E1 मान लीजिए, इसको N1 मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। इसको U2 मान लीजिए, E2, इसको N2। तो केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें तो देखिए, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके साथ साथ ही इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी है, और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच भी रिपल्सन है। तो व्हेन टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर, when two atom come close to each other, there are force of attraction as well as रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। यानी दो एटम एक दूसरे के पास आएँ
तो उन एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है ना। तो रिपल्सन किसके किस बीच होगा? अगर रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन N1 एंड N2 में होगा एंड E1 E2 में होगा। N1 N2 के बीच रिपल्सन होगा भाई, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल्स करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा। तो रिपल्सन किसके किसके बीच है? N1 N2 के बीच में है, E1 E2 के बीच में है। और अट्रैक्शन की बात करें, अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो E1 और N2 के बीच अट्रैक्शन है, E1 N2 के बीच अट्रैक्शन है एंड E2 N1 के बीच अट्रैक्शन है। Then when two atoms come close to each other, there are force of attraction as well as repulsion. जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस when force of attraction is greater than force of repulsion ना। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादा हो जाए और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाए? कम हो जाए, तो बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन की शर्त है, बॉन्ड फॉर्मेशन की ना। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए ऐसे, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है। देन व्हेन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का न्यूक्लियस होगा। तो बॉन्ड की यही डिफिनीशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बॉन्ड, तो आपका डिफिनीशन यही सिंपल सा है कि बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electron of one atom and nucleus of other atom। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे एटम का क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से बॉन्ड है। अब पहली थ्योरी की बात करते हैं, कोसल एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। कोसल एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, कोसल एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग को समझने से पहले सबको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ चीज़ें पता ही हैं। तो जैसे कोई एटम है, जैसे मान लीजिए कि आयरन है या फी है, सबको पहले से पता है एटॉमिक नंबर कितना है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 ना, 3s2 3p6 ना, 4s2। उसके बाद देखिए कितना हो गया? 2 2 4 10 18 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d6 होगा इस तरह से ना। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है और ये है ना। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो इसको आप बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या मान लीजिए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये सब क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन। और उसका क्या है? न्यूक्लियस भी होगा। यहाँ पे ये पूरा क्या मान लीजिए? न्यूक्लियस है। ठीक है। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं ना। यानी न्यूक्लियस
न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फॉर कर्नल, और ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है 282 ना। तो देखिए न्यूक्लियस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन ए, यही क्या बनाएंगे, कर्नल, और एक कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरह से किसी भी एटम का न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन कर्नल बनाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। तो बॉन्डिंग में कौन भाग लेता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कौन भाग लेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट नॉट इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, ए वाले बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। उसी तरीके से ये 10 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर बात कर लिया जाए तो एल्यूमिनियम का कितना है 13 है, इसको क्या लिखते हैं 283 ना। तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ना, 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएंगे, कर्नल बनाएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो यही बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फॉर्म कर्नल, कर्नल इनएक्टिव रहेगा, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बट नॉट इनर इलेक्ट्रॉन ना। और ये कहते हैं इस तरह से कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। और किसी भी सिंबल ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर्नल। किसी भी एटम का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्नल, एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट या फिर क्रॉस। यानी किसी भी एटम का अगर आपने सिंबल लिख दिया तो इसका मतलब आपने एटम का कर्नल लिख दिया ना। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया प्लस इनर इलेक्ट्रॉन हो गया ना। देखिए क्लोरीन कितना है 17 है, 287 है, इस तरह से। तो क्लोरीन लिख दिया तो इसका मतलब न्यूक्लियस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप लिखते हैं ऐसे ना। तो इस तरह से सिंबल ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर्नल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट या क्रॉस से। और ये इस तरह से बोलते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल हैं सेपरेटेड बाय नोबल गैस। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेपरेटेड बाय नोबल गैस से सेपरेट होंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना। यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे इस तरह से, क्योंकि लूज और गेन करेंगे कि दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लें ना। तो जैसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम रिप्रेजेंट कर दिया आपने ऐसे, तो पूरा कर्नल हो गया, और एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक क्लोरीन, क्लोरीन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो कर्नल हो गया ये भी, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 7, ऐसे लिख देते हैं 7
ठीक, तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक ऐसा मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक ऐसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये लोग करते क्या हैं, यहाँ पे Na पॉजिटिव बना दिया और Cl निगेटिव बना दिया इस तरह से। तो इसका कितना हो गया 2 8 हो गया, इसका 2 8 8 हो गया इस तरह से। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो कोसल एंड लुईस साहब यही बोलते हैं कि कोई भी एटम अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज करता है और उसी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का यूज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस वजह से क्लोरीन में कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव। अब इनके बीच जो फोर्स है वही बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरह से कोसन एंड लुईस कॉन्सेप्ट है। और एटम एक दो इलेक्ट्रॉन का लूज गेन शेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट कोई भी एटम कैसे कंप्लीट करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।